हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन 84वें दिन भी जारी रहा। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस गतिरोध का कोई हल निकलता नहीं नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आंदोलनरत किसानों ने कल देश भर में रेल रोको कार्यक्रम का ऐलान किया है। इसी बीच कल के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सिरसा में किसान संगठनों ने बैठक कर आगे की रणनीति बनाई और वहीं किसानों के प्रदर्शन के चलते पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। रेलवे पुलिस के आला अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन थाने में बैठक कर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर 750 से ज्यादा पुलिसकर्मी निर्धारित पॉइंटों पर तैनात किए जाएंगे। जिले के चारों डीएसपी भी तैनात रहेंगे। सिरसा की जाट धर्मशाला में बुधवार को किसान संगठनों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया और जिसमें आने वाले दिनों के लिए रणनीति बनाई गई। किसान संगठनों का महासम्मेलन 23 फरवरी को दशहरा ग्राउंड में किया जाएगा, जिसमें किसान नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा। किसानों की ओर से गुरुवार को बुलाए गए रेल रोको आंदोलन को देखते हुए करनाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। दरअसल किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से कल किसान नेताओं ने पूरे भारत में रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। इसी बीच करनाल पुलिस ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि घरोंडा रेलवे स्टेशन पर पुलिस की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं और वहीं करनाल जिले में आने वाले सभी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। 18 फरवरी को किसानों की रेल रोको अभियान को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। रेल रोको अभियान के तहत फतेहाबाद में भी पुलिस प्रशासन की ओर से 4 डीएसपी, 10 एसएचओ और 500 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। जिले में प्रशासन की तैयारियों की जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि अभियान के दौरान किसी भी उपद्रवी से निपटने के लिए पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई है। आपको जानकारी दे दें कि 18 फरवरी को किसान संगठनों की ओर से पूरे देश में रेल रोको अभियान का आह्वान किया गया, जिसके तहत किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोकेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी। 18 फरवरी को किसानों ने आह्वान किया है कि वो देश भर में ट्रेन रोकेंगे, जिसके चलते सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पुलिस जगह जगह तलाशी कर रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे और वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अन्य पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार हैं। ढांसा बॉर्डर पर धरनारत कोट गांव के किसान बलवान की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे बादली स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद झज्जर जिले के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया। फिलहाल किसान की तबीयत ठीक बताई जा रही है। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर चल रहे किसानों के धरने का 17वां दिन रहा। रेल रोको आंदोलन की तैयारियों को लेकर किसान संघर्ष समिति की बैठक बाबन पाल के अध्यक्ष अरुण जेलदार की अध्यक्षता में हुई। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच फॉगिंग की गई। बदलते मौसम को देखते हुए धरना स्थल पर फॉगिंग की गई और वहीं किसान आंदोलन पर मच्छर और मक्खियों को भगाने के लिए फॉगिंग की गई। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है और एक बार फिर उन्होंने इस आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। किसान आंदोलन को लेकर सांसद नायब सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।
फरीदाबाद में परिवहन विभाग के चलाए जा रहे रोड सेफ्टी माह के समापन के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में विभाग की ओर से नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसमें सड़क के नियमों का पालन करने के लिए शिक्षा दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि चालान कर खजाना भरना सरकार का उद्देश्य नहीं है, बल्कि लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन कराकर लोगों की जिंदगी बचाना सबसे बड़ा मकसद है। और वहीं मूलचंद शर्मा ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जहां सरकार समय समय पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करती है, तो वहीं हम सभी का कर्तव्य है कि सब एक दूसरे को जागरूक करें। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने अब लोगों के लिए सब्जियां खाना महंगा हो गया है। कोरोना महंगाई या फिर कोरोना महामारी के बाद बढ़े तेल मूल्य में वृद्धि से सब्जी के दाम आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों के दाम में सबसे ज्यादा 3 से 4 गुना बढ़ोतरी प्याज के दाम में हुई है। खाने के जायके में चार चांद लगाने वाला प्याज अब इतना महंगा हो गया है कि जहां पहले प्याज काटते हुए आंखों से आंसू निकलते थे, तो वहीं अब प्याज खरीदने में लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। व्यापारियों की माने तो सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण तेल के दाम में बढ़ोतरी है और इससे लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पलवल के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन के टीके की दूसरी डोज लगाई जा रही है। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि दूसरी डोज लगने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण पूरा हो जाएगा। पलवल जिले में 500 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज टीकाकरण केंद्रों पर लगाई जा रही है। इससे पहले चरण में 4,588 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था और वहीं 16 जनवरी से लेकर अभी तक 3,905 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 683 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना अभी बाकी है। एनजीटी के आदेश पर सोहना नगर परिषद ने अरावली की पहाड़ी पर अवैध रूप से विकसित किए गए फार्म हाउसों पर तोड़फोड़ अभियान चलाया। दरअसल अरावली की पहाड़ी पर 334 फार्म हाउस अवैध रूप से विकसित किए हुए हैं, जिनमें मंत्री से लेकर जज और बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं, जिनका फार्म हाउस तोड़ना तो दूर, इन लोगों को नोटिस भी नहीं भेजा जाता, लेकिन रिपोर्ट मांगे जाने पर खानापूर्ति के लिए तोड़फोड़ अभियान चलाकर रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी जाती है। बुधवार को भी आधा दर्जन फार्म हाउस की बाउंड्री वॉल और इमारतों को ध्वस्त किया। इस दौरान एक फार्म हाउस पर कार्यरत अलीपुर निवासी ने बताया कि बिना नोटिस दिए ही फार्म हाउस को गैर मुमकिन पहाड़ बताकर तोड़ दिया गया है। पानीपत बस अड्डे के पास मौजूद नाला लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नाले पर रखी स्लैब टूटकर नाले में ही गिर चुकी है। नाले की गहराई करीब 6 फीट है। बस अड्डे के पास मौजूद नाला लगातार हादसों का न्योता दे रहा है, लेकिन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। लोगों का कहना है कि हर दिन कोई न कोई व्यक्ति इस नाले में गिर रहा है और लोगों को गंभीर चोटें भी आ रही हैं। प्रदेश सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके अधिकारी सरकार के सभी पारदर्शी नीतियों पर सरेआम पलीता लगा रहे हैं। दरअसल गुल्हा चीका की तहसील कार्यालय में तहसीलदार अपनी मर्जी से कार्यालय आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं, जिनकी जवाबदेही करने वाला कोई नहीं है और जिस वजह से जनता को अपने काम के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। इसी बीच जब हरियाणा न्यूज की टीम ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया तो तहसील कार्यालय में कोई भी नहीं मिला और वहीं जब कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए बताया कि तहसीलदार 12:30 बजे आए थे और लगभग 15 मिनट कार्यालय में बैठने के बाद फिर से साहब चले। भिवानी में बुधवार को फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राम अवतार शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन 20 तारीख को स्थानीय वैश्य मॉडल स्कूल में एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करेगी, जिसमें 1 से 5वीं तक स्कूल खोलने के बारे में गंभीरता से चर्चा होगी।
सिरसा के बरनाला रोड स्थित बिजली घर में एक्सीएन सिटी रविंद्र कालीरमण की ओर से कर्मचारियों के तबादले रद्द नहीं होने के विरोध में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के सदस्यों ने धरना लगाकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एक्सीएन सिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों की मनमानी के चलते कर्मचारी प्रताड़ित हो रहे हैं। इस मामले पर एक्सीएन से मुलाकात भी की गई और तबादलों को रद्द करने की मांग की गई। सिरसा के लघु सचिवालय के समक्ष सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने अनुभव के आधार पर डीसी रेट लागू किए जाने की मांग की। अंबाला में पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 9 पिंक बसों को सौगात दी थी। बता दें कि ये पिंक बस स्पेशल छात्राओं के लिए चलाई गई थी। लॉकडाउन के चलते कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से बसें सार्वजनिक कर दी गई थी, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद भी ये बसें सबके लिए चल रही हैं। फतेहाबाद पुलिस ने 3 दिन पहले एक मकान में छापेमारी कर एक नशा तस्कर से 35 ग्राम हेरोइन और 11 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। पकड़े गए नशा तस्कर ने इस मामले में एक नाइजीरियन युवक का भी नाम लिया था, जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। कैथल में मंगलवार को सीबन थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक के अपहरण के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस को फिरौती में लिए गए कुछ रुपए और इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद हुई है। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि ज्ञान सिंह की शिकायत के अनुसार उसका 28 साल का भतीजा राहुल ठेकेदारी का कार्य करता है, जो 14 फरवरी को घर से काम पर जाने के लिए निकला था, लेकिन शाम को वो वापस घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने सिविल थाने में मामला दर्ज कराया। अंबाला के गोवर्धन नगर में देर शाम 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें एक नौजवान युवक की जान चली गई और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। खूनी झड़प के बाद मृतक और उसके घायल पिता को शहर के सिविल अस्पताल में लाया गया था। युवक के पिता की गंभीर स्थिति को देखते उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया था और वहीं मामले में मृतक के परिजनों ने क्षेत्र के मौजूदा पार्षद के परिवार पर हमले के आरोप लगाए हैं। उधर सूचना मिलते ही शहर के सिविल अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद में बड़ा रेल हादसा टला। दरअसल मेवला महाराजपुर फाटक के पास एक युवक ने ट्रेन की पटरी को टूटा देखा और टूटी पटरी को देखने के बाद युवक ने इसकी जानकारी रेल विभाग को दी, जिसके बाद रेलवे विभाग हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर विभाग ने तेजी से मरम्मत कार्य करवाया। चश्मदीद के अनुसार वो सुबह इधर घूमने के लिए आया था और तभी उसने देखा कि रेल की पटरी टूटी हुई है। उसके मुताबिक एक गाय की ट्रेन के चपेट में आने के चलते पटरी टूट गई थी और अगर समय रहते इसकी सूचना विभाग को नहीं दी जाती तो कोई भी बड़ा रेल हादसा हो सकता था। सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में लग रहा है कि युवक के एक्सीडेंट के कारण मौत हुई है। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले, फिलहाल शव की शनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस जांच अधिकारी सुभाष का कहना है कि सूचना मिली थी कि एक युवक का शव पड़ा हुआ है। युवक की उम्र 25 साल के करीब है। मृतक की पहचान के लिए आसपास की फैक्ट्रियों में और घरों में पूछताछ की जा रही है। सोनीपत के गन्नौर में पुलिस की सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे का दम निकलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूरी पर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक का शव फ्लाईओवर पर पड़ा हुआ है। युवक के शरीर पर चोट के निशान है। इसके बाद परिजनों ने हत्या का शक जाहिर किया है। बताया जा रहा है कि युवक कल से घर से गायब था और उनके घर वाले किसी रिश्तेदार के यहां गए हुए थे। परिजनों ने एक युवक पर शक जाहिर किया। पुलिस का कहना है कि युवक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीएसपी जोगेंद्र राठी ने बताया कि मृतक साहिल गन्नौर का रहने वाला है और प्राथमिक जांच में उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने गुमड़ गांव के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है।
फरीदाबाद में एक ही दिन में गोली लगने से 4 लोगों की मौत के बाद फरीदाबाद में दहशत का माहौल है। फरीदाबाद में पुलिस का खौफ और कानून व्यवस्था को दिन दहाड़े अपराधी ठेंगा दिखा रहे हैं। बता दें कि बीते दिन एनआईटी फरीदाबाद के 2 नंबर क्षेत्र में किराए के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी युगल की गोली लगने से मौत का मामला सामने आया था। तो वहीं शाम होते होते एनआईटी फरीदाबाद के मार्केट में कार में एक युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गौरतलब है कि इनकी भी मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन दोनों ही मामले में यह खुलासा नहीं हो पाया कि हत्या है या आत्महत्या। फिलहाल पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखवाकर मामले की बारीकी से जांच कर रही है। यमुनानगर में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने 2 लोगों पर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, जिस पर महिला थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के मॉडल टाउन में एक फास्ट फूड ट्रॉली में अचानक आग लग गई। आग सिलेंडर की गैस लीकेज होने के कारण लगी, जिसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। गनीमत इस बात की रही कि जिस समय आग लगी उस समय दुकान के आसपास कोई मौजूद ही नहीं था। देखते ही देखते फास्ट फूड ट्रॉली पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची वहीं फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड अधिकारी प्रमोद दुग्गल ने बताया कि उन्हें जैसे ही सूचना मिली तभी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई थी। आग पर काबू पाने के लिए दूसरी गाड़ी भेजी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। बहादुरगढ़ में सुबह घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान विजिबिलिटी महज 10 मीटर दर्ज की गई। पिछले दिनों लगातार धूप निकलने के बाद एक बार फिर कोहरा देखने को मिला। तो वहीं पानीपत में कोहरे ने राहगीरों की परेशानी बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोहरे की घनी चादर देखने को मिली। कोहरे के साथ ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। बहादुरगढ़ के गांव जाखोदा में 2 किसानों की सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की हुई टक्कर के बाद किसानों की मौत हो गई। किसान बहादुरगढ़ से पंजाब जा रहे थे। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज तमाम दर्शकों से हर रोज की तरह आज भी एक प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न आपको बता देते हैं। प्रश्न है कि आम आदमी को महंगाई की मार से राहत दिलाने के लिए क्या सरकार को पेट्रोल डीजल के टैक्स में कटौती करनी चाहिए? हाँ के लिए यस टाइप कीजिए, ना के लिए नो टाइप कीजिए और अपना जवाब हमें व्हाट्सएप कीजिए। नंबर 9999432146 है हमारा। व्हाट्सएप कीजिए, आपके जवाब का इंतजार रहेगा।